बिप्ता की शादी मानो घर वालों के लिए आफत ही बन चुकी थी। माँ बाप भी बिप्ता के भूत प्रेत वाले शौक से अब तंग आ चुके थे। बिप्ता की चाह खत्म ही ना होती, कभी एक किताब तो कभी दूसरी। लोग लाइब्रेरी जाते हैं किताबों के लिए, लेकिन बिप्ता अक्सर कबाड़ी वाले के यहाँ ही पहुंच जाती। उसे पता था कि आज की नई पीढ़ी इन सब बातों में कम रुचि रखती है, इसलिए सभी अपने घर पड़ी किताबों को रद्दी समझ बेच देते हैं। लाइब्रेरी में नहीं, कबाड़ी में तो पक्का किताब मिल ही जाएगी। अपने कमरे में बिप्ता ने एक लाइब्रेरी बना रखी थी और उसी के साथ साथ एक संग्रहालय। हाँ, यही कहना ठीक होगा। प्लानचेट, मोमबत्तियां, भूतिया पोस्टर, जाने क्या क्या। अजीबोगरीब था वहां का माहौल। दिन रात पढ़ना, फिल्म देखना, बस यही थी बिप्ता की जिंदगी। माँ सुचित्रा और बाबा उमेश की चिंता दिनों दिन बढ़ती जाती। बिप्ता के इन्हीं शौकों की वजह से उससे किसी की नहीं बनती। रिश्ते तो आते, मगर बिप्ता के विचार और शौक सुन सब भाग जाते। कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ। रायपुर के वन विभाग के विराट रस्तोगी का रिश्ता बिप्ता से तय हुआ और शादी भी हो गई। दोनों की जोड़ी एकदम सही। जितना भूत प्रेत की बातें बिप्ता करती, उतना ही विराट। विराट के लिए थी तो सरकारी नौकरी। काम से वापस आने के बाद विराट बिप्ता के साथ बैठ कुछ अध्ययन करता और नया करने की उत्सुकता रखता। कभी कभी दोनों बैठ प्लानचेट भी करते, आत्माओं को बुलाते। कुछ इसी तरह से जीवन की गाड़ी चल ही रही थी। यूं ही दिन बीतते गए और ट्रांसफर के बाद बिप्ता अब गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पोलो फॉरेस्ट आ गए। एक छोटा सा कॉटेज इन दोनों के लिए वहां जंगल शुरू होने के पास ही दे दिया जाता है। यहां लोग जंगल घूमने के लिए आया करते थे। ये जगह ज्यादा अच्छी थी क्योंकि हर दिन यहां नए नए लोग आते रहते थे। यूं तो सब ठीक ठाक रहता, मगर जैसे ही कोई परिवार वहां आता तो बिप्ता को अपनी सूनी गोद खलने सी लगती। डॉक्टर को भी दिखाया, शहर शहर घूम कई डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, पर कुछ भी ना हुआ। विराट तो कितनी ही बार गोद लेने की बात करता, पर बिप्ता ही मना कर देती। उसे मां बनने का वो एहसास चाहिए था। धीरे धीरे अपने बच्चे से लगाव चाहिए था। दिन रात पूजा पाठ में बीत जाता। जाने कितने ही व्रत वगैरह किए, पर हमेशा ही असफलता हाथ आती। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और 2 वर्ष और बीत गए। अपने किताबों की दुनिया में तो वैसे भी दोनों ही खो जाया करते थे। यूं ही एक दिन बिप्ता के हाथ में एक किताब आई, तंत्रों से भरी हुई किताब। सम्मोहन, वशीकरण, भूत प्रेत, जाने क्या क्या था उसमें। पढ़ते पढ़ते बिप्ता इच्छा शक्ति वाले पृष्ठ पर पहुंच गई। इच्छा शक्ति मतलब अपने कार्य को तंत्र विद्या से सिद्ध करना। कौतूहल ऐसा मचा कि दौड़ गई विराट के पास। विराट, ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है। हाँ, ये तो पढ़ा है मैंने, इच्छा शक्ति। मगर हमें क्या करना है इन बातों से? तुम समझ नहीं रहे हो। कहीं तुम्हारा इशारा इस पर तो नहीं? बिप्ता के पेट पर उंगली दिखाते हुए। हाँ, वही कह रही थी। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? ये सब पढ़ने के लिए ठीक है, खुद पर आजमाने के लिए नहीं। अरे तो हर्ज ही क्या है विराट? बस कह दिया नहीं तो नहीं। अब जाओ और सो जाओ। बिप्ता और विराट एक दूसरे से नाराज होकर सोने चले जाते हैं। बिप्ता उसी किताब के साथ लगी रहती है। रात के 2 बजे विराट की नींद खुलती है तो देखता है कि बिप्ता अभी भी किताब में ही लगी हुई थी। आंखें घूरते हुए विराट देखता है तो बिप्ता किताब रख सो जाती है। अगले दिन सुबह बिप्ता बोलती है, क्या सोचा तुमने उस बारे में? हर मुमकिन कोशिश तो कर चुके हैं हम, क्यों ना एक बार ये भी करके देख ले? फिर शुरू हो गई तुम। देखो, मेरी भी इच्छा है कि हमारी संतान हो, मगर ऐसे कौन करता है?
कुछ नहीं सुनूंगी मैं। जब तक हाँ ना कहोगे पानी भी नहीं पीऊंगी। विराट नाराज होकर अपने काम पर चला जाता है। विराट लौटकर आता है तो देखता है कि बिबता जमीन पर गिरी पड़ी हुई होती है। झट से उसे उठाकर पलंग पर सुलाता है और पानी की छींटे दे उसे होश में लाता है। सुबह से कुछ भी न खाने पीने से बिबता की हालत ऐसी हो गई थी। बिबता को ग्लास से पानी पिलाने चलता है तो बिबता इनकार कर देती है। थक कर विराट को उसकी बात माननी ही पड़ती है। विराट के मान जाने पर बिबता खुद से ही ग्लास का पानी लेकर पी लेती है और खुशी खुशी खाना भी खाती है। क्या करना होगा ये बताओ। कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता है। बस कुछ तंत्र के साथ करना होगा। बस सब कुछ अमावस की रात को होगा। और हाँ, पूरे घर में रोशनी ना आने पाए। मुझे भी रोशनी में नहीं जाना है जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। विराट को रोशनी वाली बात कुछ अजीब सी लगती है। तंत्र साधना के अनुसार लिखी सारी सामग्री लाकर एक कमरे में लगा दी जाती है। किताब में लिखे अनुसार तंत्र से हासिल की हुई इच्छा कुछ नकारात्मक परिणाम भी देगी, पर इस पृष्ठ को बिबता ने फाड़ कर हटा दिया था। किताब के बाकी पन्नों को निकाल अपने ही सामने रख देती है। विराट और बिबता दक्षिण की ओर अगल बगल जाते हैं। मोमबत्तियों से एक गोलाकार बनाया जाता है और उसी के बीच में आग जलाई जाती है। मंत्रों के साथ कुछ आहुति भी देनी थी। आहुति के बाद सहवास और फिर यही क्रिया अगले अमावस पर। बिबता बहुत खुश थी। विराट बिबता की खुशी में खुश था। अमावस के कुछ दिन पहले ही एक दिन जंगल में एक जंगली जानवर को गिरफ्त में लेने के दौरान विराट बुरी तरह से घायल हो जाता है। हाथ पेड़ों और झाड़ियों के बीच ऐसे फंस जाता है कि निकलने के दौरान पूरी तरह से खून खून हो जाता है। शाम घर लौटने पर बिबता ऐसी दशा देख घबरा जाती है। बिबता को सिर्फ अमावस वाले दिन की चिंता लगी हुई थी कि सब कैसे होगा, पर विराट उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक होगा। अगले अमावस पर फिर से वही क्रिया दोहराई जाती है। उसी आग में एक सेब रख दिया जाता है जिसे बिबता को सहवास से पहले खाना था। आहुति के दौरान आग की तपिश से विराट के हाथों में लगी चोट के घाव फिर से ताजा हो जाते हैं। उनमें से खून रिसने लगता है। आहुति तो घी की होनी थी, पर साथ ही साथ खून की भी हो गई थी। घी से तो नहीं, मगर खून की बूंदें पड़ते ही आग धधक उठी। ठंडी हो जाने पर सेब खाकर सहवास कर दोनों सो जाते हैं। एक सप्ताह बीतने पर बिबता को अपने भीतर कुछ आभास सा होता है। टेस्ट करने पर बिबता गर्भवती दिखती है। बिबता और विराट बहुत ही खुश होते हैं। किताब में लिखी हर बात को नियम पूर्वक करती रहती है। अभी 1 माह ही हुआ था कि बिबता को अपना पेट कुछ बाहर सा दिखने लगा। ये भूल गई थी कि ये सामान्य नहीं है। विराट, देखो मेरा पेट कुछ बाहर सा है ना? इतनी जल्दी? वैसे तुमको मैंने नहीं बताया, मगर किताब में लिखा था कि इस तंत्र से इच्छाएं अवधि से बहुत पहले ही पूर्ण हो जाती हैं। शायद इसी कारण बच्चा जल्दी बड़ा हो रहा है। मैं तो बेहद खुश हूँ विराट। डॉक्टर से तो मिलना होगा। नहीं, ये सब कुछ अब हम दोनों को ही करना होगा। कोई डॉक्टर नहीं, किसी की भी मदद नहीं, यही लिखा था। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इतनी जल्दी इच्छा पूर्ण होना मुमकिन नहीं है। कोई दुष्ट परिणाम ना हो। क्या होगा कहो तो? देख रही हूँ, जब से माँ बनी हूँ तुम्हें कोई खुशी नहीं है। बड़े बदल से गए हो तुम। इतनी जल्दी इच्छा पूर्ण होना मुमकिन नहीं है। कोई दुष्ट परिणाम ना हो। बिबता बच्चे के मुंह में विराट को कुछ भी कह जाती है। विराट चुपचाप सारी बातें सुनता जाता है। विराट अब घर में ही नहीं, अपने दफ्तर में भी परेशान सा रहने लगा था। उसका सहकर्मी दयाशंकर बार बार पूछता,
मगर विराट कुछ भी नहीं कहता। विराट कहना चाहता था, मगर बिबता की बातें याद कर चुप हो जाता। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, बिबता का गर्भ पूरी तरह से बढ़ता जाता। अब बिबता का गर्भ लगभग 7वें महीने जैसा हो चुका था। बिबता अब ज्यादा नाराज ही रहती थी। क्या नाम सोच रहे हो विराट? पहले हो तो जाने दो। अब भी तुमको शक है? नहीं नहीं। दिख रहा है मुझे। आज तक कभी एक बार हाथ तक नहीं रखी हो मेरे पेट पे। छूकर देखे हो कभी? विराट को खुद भी एहसास होता है कि गलती तो कर ही बैठा है वो। अपने इन विचारों में उसने एक बार भी पिता होने के फर्ज को नहीं निभाया था। सॉरी बिबता। विराट अपने आप को संभालते हुए बिबता से अच्छी बातें करता है और अपना हाथ बिबता के पेट पर रखता है। उसे भी एहसास होता है कि कुछ अंदर चल फिर रहा है। अरे इतनी हलचल, कैसे रहती हो दिन भर? अरे इन्हीं एहसासों के लिए तो तरस रही थी। अच्छा बिबता, आज इतने दिन हो गए तुम्हें बाहर जाने का जी नहीं करता? नहीं। क्यों? बाहर क्यों जाऊं? विराट ने बात को आगे बढ़ाने की बजाय चुप हो जाना मुनासिब समझा। अपने हाथ को बिबता के पेट से हटाते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसका हाथ पेट के भीतर से कोई खींच रहा हो। विराट ने झट से हाथ हटाया, पर नजर अब भी बिबता के पेट पर ही थी। हाथ हटाने पर उसे छोटे छोटे हाथों की उभरी हुई आकृति पेट पर दिखाई दी। विराट परेशान था। अभी 2 महीने ही हुए थे और बिबता 7 माह जैसी गर्भवती लग रही थी। 15 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो, अपनी माँ को तो बुला लो। कुछ परेशानी है क्या तुमको? समझ नहीं आता तुम्हें? कोई पाँव नहीं रखेगा इस घर में। इतनी नकारात्मक गतिविधि देख विराट एकदम से चुप हो जाता है। दिन भर दफ्तर के लिए जाना अब मुमकिन न था, क्योंकि अब बिबता को देख समझ आ रहा था कि अब जल्द ही बच्चे का जन्म होने को है। विराट ने दफ्तर में अर्जी दे दी। जरूरत के सारे सामान लाकर घर पर ही रहता। विराट किसी भी हाल में बिबता को कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता था। घर पर रहने पर विराट ने देखा कि बिबता की खुराक दोगुनी हो गई थी। खाने बैठने पर उठती ही नहीं जब तक कि रसोई में बना सारा खाना खत्म न हो जाए। यूं ही एक सुबह विराट ने एक आध्यात्मिक गाना बजा दिया। गाने की आवाज कानों में पड़ते ही बिबता एकदम से क्रोधित हो उठती है। बंद करो इसे, मैंने कहा बंद करो, अभी के अभी। विराट को समझते देर न लगी कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुकी है बिबता। अपने किताब को पढ़ते पढ़ते जाने कब उसकी आंख लग जाती है। आधी रात बिबता अपने पेट को पकड़ कसमसाने लगती है। विराट, विराट, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिबता के पहने हुए कपड़ों पर खून ही खून साफ साफ नजर आ रहे थे। अरे खून कैसा? हे भगवान, डॉक्टर भी नहीं बुला सकता। करूं भी तो क्या करूं? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मुझे ही कुछ करना होगा। विराट बाल्टी भर पानी लाता है, एक चादर बिछाता है और पास में एक कैंची रखता है। कुछ नहीं होगा, बस तुम रहो मेरे पास। विराट बिबता को चादर पर लिटा देता है। बिबता की चीखें पूरे घर में गूंज रही होती हैं। काफी जोर लगाने के बाद बच्चे का मुंह बाहर आता है। बच्चा खून से लिपटा होने के कारण विराट को समझ नहीं आता। बच्चे को एक कपड़े से साफ करने के बाद विराट के होश उड़ जाते हैं। बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, एक शैतान जैसा पैदा होता है। हाथों की कलाइयों से 2 हाथ निकले होते हैं, नाखून पहले से ही बड़े बड़े, आंखें खूनी लाल और मुंह में पहले से ही दांत। कैसा है बच्चा? देखा आपने? बताइए। लड़का है, मगर क्या विराट? बच्चा इंसानी नहीं, शैतानी ताकत से हुआ है। बच्चा सामान्य नहीं है। बिबता उठते हुए अपने बच्चे को विराट के हाथों से ले लेती है। विराट बच्चे को देकर पीछे हट जाता है।
बिप्ता की आंखों पर मानो मोह का पर्दा आ जाता है। उसे गलत कुछ दिख ही नहीं रहा था। बिप्ता अपने बच्चे को देख हंसती है और अपनी उंगली का एक छोर अपने दांतों से काट लेती है। उंगलियों से खून रिसने लगता है। उसे लेकर विराट की ओर देखती है और बच्चे के मुंह में डाल देती है। बच्चे की नजर और बिप्ता की आंखें दोनों ही विराट को घूरती हैं। विराट ये नजारा देख बेहद डर जाता है और पीछे हट जाता है। विराट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। कुछ पल के बाद ही बिप्ता उठती है। मेरा बच्चा भूखा है, उसे और खून चाहिए विराट। बिप्ता को ऐसे हाल में देख विराट घर के भीतर भागता है। उसके पीछे पीछे बिप्ता भी आ जाती है। विराट भागते हुए किचन के कोने में आ जाता है। बिप्ता और बच्चे की आंखों से साफ जाहिर होता है कि दोनों ही विराट के खून के प्यासे हैं। विराट हाथों में चाकू उठा लेता है। तभी उसकी नजर पास में रखे केरोसिन की गैलन पर पड़ती है। माचिस और गैलन उठाकर विराट घर के बाहर की ओर भागता है, मगर बिखरे खून पर उसका पांव पड़ते ही वो गिर जाता है। विराट उठकर देखता है, बिप्ता उसकी तरफ ही बढ़ रही है। विराट खुद को इतना लाचार महसूस करता है कि डर के मारे गैलन का तेल बिप्ता और बच्चे पर छिड़क देता है। विराट, भूख से तड़प रहा है मेरा बच्चा। बाप होना उसके, खून ही तो मांग रहा है बेचारा। इतना बोलते हुए बिप्ता आगे बढ़ने लगती है। विराट का डर बढ़ते बढ़ते हद पार कर जाता है। माचिस की एक तीली जला बिना सोचे समझे बिप्ता की ओर फेंक देता है और घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर बाहर निकल जाता है। बिप्ता की चीख से पूरा घर भर जाता है। आग पूरे घर को अपने गिरफ्त में ले लेती है। कुछ देर बाद विराट जब दरवाजा खोलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सुबह तक विराट वहीं अपने सर पर हाथ रखे बैठा रहता है। सुबह होने के बाद वहां गांव वालों की भीड़ आ जाती है और दयाशंकर भी। ये क्या साहब? मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो दया, सब कुछ खत्म हो गया। विराट खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अपनी जुबान को बंद रख इस मौत को राज ही रहने देता है। आज की कहानी यही खत्म होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है।